हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं साह क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्लास 12th के बायोलॉजी का चैप्टर 1 है, जो कि हम लोग दूसरा लेक्चर बना रहे हैं। और दूसरा लेक्चर में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से किस तरह से आपके नीट में प्लस क्लास 12th में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। और एक एक पॉइंट एनसीईआरटी प्लस अदर रेफरेंस बुक को लेकर के ये हाइब्रिड नोट्स बनाइए, ताकि आपको कोई भी एग्जाम हो, या तो 12th का एग्जाम हो या तो नीट का एग्जाम हो, वहां से क्वेश्चन आप बना सके। चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को और सारे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर डिफाइन करने करेगा तो कैसे कर सकते हैं, या फिर समझते पहले कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टू फॉर्म जायगोट विच डेवलप टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। जब इस दुनिया संसार जगत में जब न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, तो वो कब होता है? जब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात होता है तब। असेक्सुअल में भी होता है, यहां पे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात कर रहे हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग क्लास फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, लेक्चर 1 में देख चुके हैं। ये वीडियो का टाइटल ही है कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इन 2 शॉर्ट्स। 2 शॉर्ट्स में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं अब क्या कि ये इन्फॉर्मेशन होता है किसका? फॉर्मेशन एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फ्यूजन का मतलब क्या? जुटना, 2 गैमेट्स का जुटना। सर आप पहले ही क्लास में बताए थे कि गैमेट्स क्या होता है। रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड गैमेट्स। रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड गैमेट्स। अब गैमेट्स के बारे में बात कर लिए तो गैमेट्स का क्या होगा? फ्यूजन होगा, और फ्यूज होकर के क्या बनेगा? वो जायगोट बनेगा। क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। अब जायगोट बनने के बाद फिर क्या होगा? विच डेवलप टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म, और फिर वो न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं बन जाएगा। ठीक है, यहां तक हम लोग बात कर चुके। अब देखिए कि सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, उसका कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, उसका कुछ तो गुण होगा। तो चलिए सबसे पहले आप जानते हैं क्या कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। एस ऑब्लिक आर क्या हो गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एस ऑब्लिक क्या आर क्या हो गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर ये बाय पेरेंटल होता है। क्या होता है? बाय पेरेंटल होता है। किसी किसी केस में यूनी पेरेंटल भी होता है, वो अभी आपको नहीं पढ़ना है। बस ये जानना है कि ये बाय पेरेंटल होता है और ये फॉर्मेशन ऑफ गैमेट से होता है। सर जब गैमेट बन रहा है और बाय पेरेंटल है, मतलब 2 पेरेंट्स से आ रहे हैं, तो फ्यूजन होगा, मतलब जुटेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? तीसरा पॉइंट कि फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। नेक्स्ट हम लोग का कि इट इज स्लो एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। और ये हम लोग जानते हैं कि ये जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? थोड़ा स्लो होता है, और इसका प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, और क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। तभी जाकर के एक कॉम्प्लेक्स बॉडी बनता है, जो कि यूनिसेलुलर या फिर कह सकते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अलग होता है। नेक्स्ट हम लोग का क्या कि इट प्रोड्यूस वेरिएशन। इट प्रोड्यूस वेरिएशन मतलब क्या कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है? वेरिएशन की बात होती है। कि मतलब कि एक जनरेशन से जब दूसरा जनरेशन का बात होगा तो वहां पे थोड़ा ना कुछ वेरी करेगा, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ ना कुछ गुण वेरी करेगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, और जब हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़े थे तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था कि वहां पे वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर था, जिसको हम लोग क्लोन कह रहे थे। क्या कह रहे थे? क्लोन कह रहे थे। ठीक है, अब आते हैं कि सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम लोग जान गए क्या होता है और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। ठीक है, तो यहां पे टॉपिक हम लोग समझ सकते हैं कि एक चीज और नया पॉइंट है। नया पॉइंट नहीं है, समझने वाली बात है। क्या कि ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच सर्टेन स्टेज टू प्रोड्यूस सेक्सुअली। तो अब हम लोग फेजेस पढ़ेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कब
वो अपना एज में कोई एज होता होगा, कोई एज डिफरेंट होता होगा, ताकि अलग अलग ऑर्गेनिज्म अपना सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे और सेक्सुअली परफॉर्म कर करके वो अपना ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म या फिर कह सकते हैं कि नए जनरेशन को आगे बढ़ाए। तो उसका कुछ ना कुछ एक एज होता होगा। तो उस एज तक पहुंचने के लिए हम लोग के पास 3 फेज होता है। क्या होता है? 3 फेज ऑफ द लाइफ साइकिल, 3 फेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल। और जो पहला फेज है उस फेज को कहते हैं जुवेनाइल फेज, दूसरा फेज को कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, और तीसरा फेज को कहते हैं सेनेसेंट फेज। चलिए फिर से एक बार रिपीट कीजिए, क्या कि पहला फेज को जुवेनाइल फेज, दूसरा फेज को रिप्रोडक्टिव फेज और तीसरा फेज को सेनेसेंट फेज। जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट फेज को एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग इवेंट्स पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या इवेंट्स है और क्या किस तरह से एक न्यू ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि अल्टीमेटली गोल क्या है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का, कि ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना अल्टीमेट गोल है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, तो उसलिए हम लोग सारे स्टेज भी पढ़ेंगे और सारे फेज भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक फेज पढ़ लेते हैं कि लाइफ के किस फेज में रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं, और रिप्रोडक्शन से पहले एज को क्या कहते हैं, और रिप्रोडक्शन के बाद के एज को क्या कहते हैं। तो 3 फेज हो गया। फर्स्ट फेज रिप्रोडक्शन से पहले, रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन के बाद। तो सबसे पहला बात आ जाते हैं जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज लगा करके हेडिंग लिखिएगा कि जुवेनाइल फेज और द प्री रिप्रोडक्टिव फेज। प्री रिप्रोडक्टिव फेज मतलब प्री मतलब पहले और रिप्रोडक्टिव मतलब रिप्रोडक्टिव फेज, जिसमें क्या सेक्सुअली वो रिप्रोड्यूस करेगा और न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। उसके बाद बोला कि सो द ग्रोथ एंड अटेन सर्टेन मैच्योरिटी टू परफॉर्म सेक्सुअली रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब क्या हुआ सर कि एक फेज है, यहां से मान लेते हैं लाइफ का ये 3 फेज है। कौन सा? ये 3 फेज है। इस फेज और इस फेज और ये फेज। तो इस फेज में जुवेनाइल फेज बोले, इसको रिप्रोडक्टिव फेज बोले और इसको सेनेसेंट फेज बोले। ये जो जुवेनाइल फेज है, पहला नंबर फेज, इसमें क्या होता है, यहां लिख दिया हुआ है सो द ग्रोथ एंड अटेन द certain maturity of the certain maturity to perform sexual reproduction। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए उसमें मैच्योरिटी आता है और ऑर्गेनिज्म अपना ग्रोथ शो करता है। इसमें और दूसरा कुछ नहीं होता है, सब अपना ग्रोथ शो करता है कि किस तरह से ग्रोथ हो रहा है। सेकेंड नंबर बोल रहा है क्या कि दिस फेज इज नोन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट। तो सर जब हम लोग बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, जनरली प्लांट और एनिमल्स का बात करेंगे, तो प्लांट और एनिमल्स में दोनों में अलग अलग फेजेस होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में सेम फेज होता है। और दोनों में सेम फेज के लिए क्या क्या जुवेनाइल फेज, और जुवेनाइल फेज को ही प्लांट के केस में हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव फेज। कौन सा फेज कहते हैं? वेजिटेटिव फेज। अब देखिए वेजिटेटिव फेज, यहां तक हम लोग समझ में आ गया कि जुवेनाइल फेज क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, जिसमें क्या होता है और किस तरह से सवाल पूछता है आपका। देखिए कि रिप्रोडक्टिव फेज को हेडिंग लगा करके लिखिएगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप्ड एंड मैच्योर ड्यूरिंग दिस फेज। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, डेवलप्ड हो जाता है, और डेवलप्ड होने के बाद ये मैच्योर हो जाता है टू परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहां तक ग्रोथ हुआ और यहां तक आने के बाद ये डेवलप्ड हो जाता है, और डेवलप्ड हो जाने के बाद यहां पे शो करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली हम अभी बताए थे कि या तो प्लांट में होगा या तो एनिमल्स में होगा। क्या? या तो प्लांट में होगा या तो एनिमल में। जनरली हम लोग 2 ही चीज का स्टडी करेंगे, और अभी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी ये सब के बारे में अभी नहीं देखेंगे, और प्लांटी और एनिमेलिया के बारे में देखेंगे। तो प्लांटी और एनिमेलिया में सबसे पहले प्लांट, जो आपके एनसीईआरटी बोलता है, एनसीईआरटी क्लास 12th में जो है उसी पर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, और क्लास 11th या 9th के बारे में अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि इस टॉपिक में हम लोग 2 शॉर्ट्स में पूरा वीडियो को बनाना है और थोड़ा ये लंबा टॉपिक है।
और लंबा टॉपिक होने के साथ साथ इसमें छोटे छोटे क्या है कॉन्सेप्ट है जो कि आपके फर्दर क्लास में मतलब चैप्टर में आने वाले हैं, उसमें समझ में आएगा इस टॉपिक से कि किस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कि सर एनिमल्स में तो देख लेते हैं हम लोग कि एनिमल्स में तो ये होता है मैच्योरिटी होता है और रिप्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पे एनिमल्स में केस में हम लोग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले हम लोग प्लांट केस में पढ़ते हैं। प्लांट केस में दो तरह का प्लांट होता है। कितना तरह का? दो तरह का प्लांट, एक पॉलीकार्प होता है, एक मोनोकार्प होता है। पहले ही लेक्चर में हम बताए थे कि मोनो का मतलब होता है सिंगल और पॉली का मतलब होता है मोर देन टू, या फिर कह सकते हैं ज्यादा। ठीक है, तो मोनोकार्प क्या हो गया? जो प्लांट द प्लांट विच फ्लावर्स वंस इन देयर लाइफ साइकिल एंड डाई, वैसा प्लांट जो प्लांट क्या करता है अपने पूरे लाइफ साइकिल में एक बार फ्लावरिंग करता है और फ्लावर आता है उसमें और उसके बाद वो डाई कर जाता है, मतलब मर जाता है, वैसे प्लांट को कहते हैं मोनोकार्पिक प्लांट। फिर से एक बार रिपीट कीजिएगा, वैसा प्लांट जो पूरे लाइफ साइकिल में अपने लाइफ साइकिल में एक बार फ्लावर होता है और उसके बाद वो मर जाता है, वैसे प्लांट को कहते हैं मोनोकार्प। मतलब मोनो मतलब सिंगल और कार्प मतलब उसका फ्रूट्स का कार्प। अभी पढ़ाएंगे पॉलीकार्पिक, मोनोकार्पिक, अभी बहुत सारा चीज पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहां से समझ में आ गया कि वैसा प्लांट जो पूरे अपने लाइफ में एक बार करता हो क्या फ्लावरिंग। नेक्स्ट हम लोग का सर कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि कौन ऐसा प्लांट है जो कि पूरे अपने लाइफ साइकिल में बस एक बार क्या करता है अपना रिप्रोडक्शन करता है या फिर कह सकते हैं फ्लावरिंग लाता है। तो वो क्या हो गया? व्हीट हो गया, राइस हो गया, कैरट हो गया, रेडिश हो गया। ये सब एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है या फिर नहीं दिया हुआ है तो छोड़ दीजिए। जो मेन एग्जाम्पल है और आपके एग्जाम में, दोनों एग्जाम में, 12th के एग्जाम में भी और नीट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ऐसा प्लांट है कि पूरे लाइफ साइकिल में एक बार फ्लावरिंग करता है और वो डाई कर जाता है। तो वैसे प्लांट को हम लोग मोनोकार्पिक प्लांट कहते हैं और उसका एग्जाम्पल है कौन सा? बंबू ट्री। कौन सा? बंबू ट्री, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है लाइन, और उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगा क्लियरली। ठीक है, तो बंबू प्लांट में क्या होता है कि एक 50 ईयर्स टू 100 ईयर्स उसका लाइफ स्पेन होता है और इस लाइफ स्पेन में 50 ईयर्स के बाद वो अपना एक बार क्या होता है वो प्लांट फ्लावरिंग करता है और प्लांट फ्लावरिंग करने के बाद वो डाई हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का स्ट्रोबिलस कुंथियाना। स्ट्रोबिलस कुंथियाना, स्ट्रोबिलस कुंथियाना जो है, स्ट्रोबिलस कुंथियाना, इसका दूसरा नाम है नील कुरंजी। ये हर एक 12th मतलब 12 साल के बाद, हर एक 12 साल के बाद एक बार वो क्या होता है अपना फ्लावरिंग लाता है, अपने प्लांट में वो अपना फ्लावर होता है और वो फिर उसके बाद फिर 12 साल में फिर एक बार आएगा। ठीक है, तो यहां से समझ सकते हैं कि नील कुरंजी जो है, जिसको वर्नाकुलर लैंग्वेज में नील कुरंजी कहते हैं, तो इससे सवाल यही पूछता है कि कौन ऐसा प्लांट है कि पूरे लाइफ साइकिल में कितना बार आता है, उससे मतलब नहीं कि हर एक 12th ईयर में मतलब 12वां साल कि कौन सा प्लांट में फ्लावर आता है। तो नील स्ट्रोबिलस कुंथियाना। दूसरा नंबर उसी का नाम है नील कुरंजी। क्या नाम है? नील कुरंजी। और ये कहां ये कौन सा स्टेट में आता है और कौन सा स्टेट में होता है? तो केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। KKT। कौन सा? KKT, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। अब यहां पे अगर आप इतना तक लिख लिए हैं तो ठीक है, अगर नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए या फिर रख लीजिए, या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। इसके बाद के टॉपिक को अब देखिए क्या है कि जब तक हम लोग यहां तक पढ़े थे कि इससे पहले फेजेस पढ़े थे और फेजेस में 2 फेज पढ़े। अब यहां पे लिखा हुआ है सेनेसेंट फेज। सेनेसेंट फेज क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज होता है जो कि रिप्रोडक्शन के मतलब रिप्रोडक्शन जहां पे खत्म हो जाता है सर्टन स्टेज पर, सर्टन एज पर, उसके बाद का स्टेज है सेनेसेंट फेज। इसके बाद हार्मोन एंड सर्टन इन्वायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस।
रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए दो फैक्टर काम करता है। पहला नंबर हार्मोन और दूसरा नंबर सर्टेन एंजाइम। ठीक है, जरा सा 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो यहां तक हम लोग समझ चुके कि 3 तरह का फेज हो रहा था। पहला प्री रिप्रोडक्टिव फेज, दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज और तीसरा सेनेसेंट फेज। प्री रिप्रोडक्टिव फेज में हम लोग देखें कि उसमें सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होना और बॉडी में ग्रोथ होना। दूसरा नंबर रिप्रोडक्टिव फेज, जिसमें रिप्रोडक्शन का जितना भी ऑर्गन्स है डेवलप्ड होकर के रिप्रोडक्टिवली यूटिलाइज होना या फिर रिप्रोडक्टिवली परफॉर्म करना। तीसरा है सेनेसेंट फेज, जो कि रिप्रोडक्टिव के बाद है, जिसको पोस्ट रिप्रोडक्टिव कहते हैं। ठीक है, अब क्या है कि ये सब फेजेस था, अब इवेंट्स है। इवेंट्स क्या है? रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट्स है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो रिप्रोडक्टिव फेज है, सिर्फ रिप्रोडक्टिव फेज, पहला प्री रिप्रोडक्टिव, बाद में पोस्ट रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव स्टेज जो है, रिप्रोडक्टिव फेज है, इस रिप्रोडक्टिव फेज का क्या क्या इवेंट है? तो सबसे पहला इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा नंबर फर्टिलाइजेशन और तीसरा नंबर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यहां से हम लोग समझ सकते हैं क्या कि जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन का तीन इवेंट्स है। पहला इवेंट्स को प्री फर्टिलाइजेशन बोले, दूसरा को फर्टिलाइजेशन बोले और तीसरा को क्या बोले? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसके बाद सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या देखेंगे कि सर ये इवेंट्स क्या होता है, जिसमें हम लोग क्या बात करते हैं? गैमेट्स का बनना और गैमेट्स का ट्रांसफर होना। यहां पे गैमेट्स का सिर्फ बनना, 2 फेज होगा इसमें। क्या होगा? 2 इवेंट्स होगा, पहला और दूसरा। पहला नंबर में गैमेट का बनना होता है और दूसरा नंबर में गैमेट का ट्रांसफर होना है। वही लिखे हैं यहाँ पे कि इन दिस इवेंट्स गैमेटोजेनेसिस टुक प्लेस या गैमेटोजेनेसिस अकर्स, और दूसरा नंबर गैमेट ट्रांसफर। तो सर गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? ये टर्म पहली बार सुन रहे हैं। गैमेटोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, सर बार बार गैमेट यूज कर रहे हैं और हम बार बार आपको बता रहे हैं कि गैमेट क्या होता है। रिप्रोडक्टिवली जो सेल होता है, वो रिप्रोडक्टिव सेल को क्या कहते हैं? हम लोग गैमेट्स कहते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग बात करते हैं प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। और ये गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट जो होता है वो 2 तरह के होता है। वो पहला नंबर है आइसोगैमेट्स और दूसरा नंबर हेट्रोगैमेट्स। आइसो का मतलब होता है सिमिलर और हेट्रो मतलब होता है डिसिमिलर। आइसो मतलब सिमिलर, एक समान, एक जैसा, और दूसरा नंबर होता है हेटेरो, जो एक जैसा नहीं दिखता हो, उसको हेट्रो कहते हैं। तो जो गैमेट्स एक जैसा दिखता हो, जैसे आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया होगा। देखिए कौन सा डायग्राम, अभी बताते हैं हम। पेज नंबर 10 में फिगर 1.5 में ये डायग्राम जो दिया हुआ है क्लैडोफोरा का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? क्लैडोफोरा का। जो इस तरह से कुछ डायग्राम दिखेगा आपको, देखिए ऐसे करके यहाँ पे, और यहाँ पे ये बड़ा बन गया, थोड़ा सा छोटा कर दीजिए इसको। यहां से ऐसे, और ये सेल हो गया, ये गैमेट्स हो गया। ठीक है, और यहां से ऐसे इसमें 2 दिया है, दोनों एक मेल है और एक फीमेल गैमेट्स है, जिसमें हम लोग बात करते हैं आइसोगैमेट्स का। दोनों एक जैसा सिमिलर नजर आ रहा है, तो आइसोगैमेट्स क्या हो गया? मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स इज कॉल्ड आइसोगैमेट्स। आपसे नीट में भी और आपके 12th एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से पूछता है कि आइसोगैमेट्स का एग्जाम्पल कौन है? तो आपको क्लैडोफोरा या क्लाइमाइडोमोनास मारना होगा। क्या मारना होगा? क्लैडोफोरा या क्लाइमाइडोमोनास। ठीक है, दूसरा नंबर है। उसके बाद आता है क्लैडोफोरा और क्लाइमाइडोमोनास के बाद ये आइसोगैमेट्स हो गया खत्म सर। उसके बाद आता है हेट्रोगैमेट्स, मतलब मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट होता है मतलब मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट कहने का मतलब क्या? ये मॉर्फोलॉजिकली अलग होता है, मतलब विजिबल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? विजिबल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजी जब एक दूसरे से अलग दिखता हो, तो इसका एग्जांपल सर फ्यूकस और
होमोसेपियन, फ्यूकस और होमोसेपियन। देखिए फ्यूकस और होमोसेपियन, फ्यूकस का आप लोग का एग्जाम बुक में दिया हुआ है, एक देखिए बड़ा सा बना हुआ है और उसके साथ यहाँ पे फ्यूकस का ये बना हुआ है और दूसरा नंबर फिर यहीं पे एक छोटा सा ऐसे करके बना हुआ है। तो ये फ्यूकस का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। फ्यूकस का जो गैमेट बनता है वो कैसा होता है, हेट्रोगेमस होता है। और होमोसेपियन, होमोसेपियन का गैमेट्स जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है वो कैसा होता है, सबसे पहला ये ओवम होता है ऐसे, और स्पर्म होता है, स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। तो यहां से हम लोग पता कर सकते हैं ये दोनों मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर नहीं है, तो ये क्या हो गया, हेट्रोगेमस हो गया, और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो जाता है तो आइसोगेमेट हो जाता है, ठीक है। यहां तक हम लोग बात समझ चुके हैं, इसको फिर से जहां पे था वहीं पे लगा दीजिए। चलिए अब देखिए कि सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। सर जब हम लोग गैमेट्स का बात कर रहे हैं तो दो गैमेट्स है, एक मेल और एक फीमेल। तो मेल और फीमेल होने का मतलब क्या सर, सेक्सुअलिटी मतलब क्या सर, कि ऑर्गेनिज्म, लोअर ऑर्गेनिज्म में हेट्रोथेलिक होता है, जो कि सॉरी पहला नंबर होमोथेलिक होता है और दूसरा नंबर हेट्रोथेलिक होता है। होमोथेलिक मतलब दोनों ऑर्गेनिज्म का, सेक्स ऑर्गेनिज्म का एक जैसा होता है, उसको लोअर ऑर्गेनिज्म में होमोथेलिक कहते हैं और हायर ऑर्गेनिज्म में हेट्रोथेलिक कहते हैं, या सॉरी होमो जब एक ही ऑर्गेनिज्म में रहा तो उसको होमोथेलिक कहते हैं, और जो दोनों अलग अलग डिस्टिंक्ट रहा तो उसको हेट्रोथेलिक कहते हैं। ये किस में होता है, तो लोअर ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे म्यूकर, म्यूकर में क्या होता है, होमोथेलिक। उसके बाद हायर ऑर्गेनिज्म का प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, एनिमल्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे या फिर नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म या फिर रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर आपका है उसमें बात करेंगे, ठीक है। तो हायर ऑर्गेनिज्म जो प्लांट का बात करे तो क्या हो जाएगा कि मेल सेक्स ऑर्गन और फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो मेल सेक्स ऑर्गन को स्टामेन कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं। फिर से समझिए कि जब हायर प्लांट्स के बारे में सेक्सुअलिटी और ऑर्गेनिज्म कहेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहेंगे, स्टामेन कहेंगे, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहेंगे, पिस्टिल कहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो क्या है कि जो जितना भी ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऑर्गेनिज्म है, सम फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, यहाँ पे भी बात कर सकते हैं कि कोई फ्लावर होता है जो बाइसेक्सुअल होता है, कोई फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है। तो ये सभी सब अभी नेक्स्ट में देखेंगे, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब यहां देखिए क्या होता है कि जब भी हम लोग बात करते हैं सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म में, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे क्या कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका क्या नाम होगा, कैसे अलग कर सकते हैं, और किसी प्लांट को भी अलग कैसे कर सकते हैं। तो दो तरह का प्लांट होता है, पहले ये समझिए, उसके बाद हम लोग डायसियस और मोनोसियस, मतलब ये जो आपके एग्जाम्पल में या फिर एग्जाम एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, चारा, मर्चेंटिया, ये सब के बारे में जानेंगे बाद में। पहले ये समझिए कि सर बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है और मोनोसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, सॉरी बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है और यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। कोई भी फ्लावर है उसमें अगर मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो मेल और फीमेल सेम फ्लावर में जब होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, बाइसेक्सुअल फ्लावर। और बाइसेक्सुअल फ्लावर के बाद ये बाइसेक्सुअल फ्लावर को ही मोनोसियस प्लांट कहते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट को भी मोनोसियस प्लांट कहते हैं। समझ में आ गया। तो मोनोसियस प्लांट का एग्जाम्पल क्या होगा सर, तो जो डेली यूजेस में हम लोग देखते हैं, डेली आसपास में देखते हैं, उसका पहले एग्जाम्पल लेते हैं, फिर जब विजुअलाइज करके देखिएगा, जब रियलिटी में देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये मोनोसियस प्लांट है, ये डायसियस प्लांट है, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो है, सबसे पहला जो बात है वो क्या है कि चाइना रोज। चाइना रोज हम लोग आपस में हमेशा देखते रहते हैं। ये चाइना रोज क्या है कि चाइना रोज मोनोसियस प्लांट है जिसको बाइसेक्सुअल प्लांट कहते हैं या बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। दूसरा नंबर आता है कुकुरबिटेसी या कुकुरबिट्स। कुकुरबिट्स क्या होता है सर, कुकुरबिट्स एक फैमिली है, कुकुरबिटेसी एक फैमिली है जिसमें हम लोग किसका बात करते हैं, खीरा का, कद्दू का, ये सब वाटरमेलन का, ये सब का बात जब करते हैं तो उसमें आ जाता है कुकुरबिटेसी। कोकोनट
और आपके जो एनसीईआरटी दिया है वो एग्जाम्पल है चारा का। किसका है? चारा। ठीक है, तो चारा क्या हो गया? मोनोसियस प्लांट। क्या हो गया? मोनोसियस प्लांट। तो मेल और फीमेल क्या होगा? सेम। कहां होगा? सेम फ्लावर पे या फिर सेम प्लांट पे। तो आप देखिए, उसके पहले ये जानने से पहले कि सेम चारा के बारे में अंडरलाइन कर दीजिए, इसको स्टार मार्क लगा दीजिए। अब उसके बाद समझिए कि सर डायोसियस प्लांट क्या होता है। डायोसियस प्लांट यूनिसेक्सुअल फ्लावर को कहते हैं। मतलब एक प्लांट में एक ही मेल पार्ट होगा और दूसरे प्लांट में फीमेल पार्ट होगा। तो मेल और फीमेल अलग अलग फ्लावर में भी, अलग अलग प्लांट में भी होगा। समझिए बात को कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन डिफरेंट फ्लावर। तो सर इसका एग्जाम्पल है डेट पाम और पपाया। पपाया में देखते होंगे किसी किसी पपाया में बड़ा पपाया होता है और किसी किसी में छोटा होता है। तो यहां से हम लोग बात कर सकते हैं सर, जो छोटा होता है वो क्या होता है? वो मेल होता है, और जो बड़ा पपाया जिसमें होता है वो फीमेल पार्ट होता है या फीमेल प्लांट होता है। तो फीमेल प्लांट को लगाना चाहिए ताकि आपको बड़ा पपीता मिल सके। ठीक है, तो पपीता को भी एक बार स्टार मार्क लगाइए, क्योंकि आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग शोज डायोसियस। जो कौन ऐसा प्लांट है जो डायोसियस शो कर रहा है, तो उसमें पपाया एक ऑप्शन जरूर रहेगा। ये आपका घिसा पिटा रिपीटेड बहुत बार का क्वेश्चन है, इसको रट लीजिए, हो सकता है आ जाए, नहीं नीट में तो 12th में आ जाए। तो यहां से हम लोग बात कर सकते हैं पपाया। अब आपके एनसीईआरटी बहुत अच्छा से डायग्राम, बहुत अच्छा से उसका फिगर दिया हुआ है, जिसका नाम है मर्चेंटिया। और मर्चेंटिया एक ब्रायोफाइटा है। क्या है? मर्चेंटिया एक ब्रायोफाइटा है। प्लांट किंगडम देखिए, जनरली प्लांट किंगडम में क्या होता है? एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इतना 5 क्लास में डिवाइडेड है। ठीक है, 5 क्लास में डिवाइडेड है। तो यहां से बात कर सकते हैं क्या कि मर्चेंटिया इज द एग्जांपल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर या फिर डायोसियस प्लांट। उसके बाद दूसरा नंबर स्वीट पोटैटो। कौन सा? स्वीट पोटैटो। देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में यहां से दिया हुआ है फिगर। पहला नंबर दिया है यहाँ पे नीचे में, जो जिसका बात हम कर रहे हैं मर्चेंटिया का, और दूसरा नंबर स्वीट पोटैटो का। दोनों का क्या है कि एक ही प्लांट में, अलग अलग में नहीं है, एक ही प्लांट में दिया हुआ है। ठीक है, स्वीट पोटैटो जो है बाइसेक्सुअल प्लांट नहीं है, बाइसेक्सुअल प्लांट है। इसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं, इसको मिटा दीजिए, ये बाइसेक्सुअल प्लांट है। ठीक है, बाइसेक्सुअल प्लांट है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या सर कि हम लोग बाइसेक्सुअल प्लांट में मेल पार्ट को क्या कहते हैं और फीमेल पार्ट को क्या कहते हैं, और डायसियस प्लांट में मतलब यूनिसेक्सुअल प्लांट में या फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर में मेल पार्ट को क्या कहते हैं और फीमेल पार्ट को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इन चारा जो आपके एग्जाम्पल में है, जो आपको स्टार मार्क लगाए थे, चारा में क्या होता है? चारा जो मोनोसियस प्लांट है उसमें मेल सेक्स ऑर्गन को एंथेरेडियम कहते हैं और इसको ग्लोब्यूल भी कहते हैं। तो ग्लोब्यूल से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ चारा इज कॉल्ड ग्लोब्यूल्स या एंथेरेडियम। दूसरा नंबर फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ चारा मतलब मोनोसियस प्लांट इज कॉल्ड ऊगोनियम, इसको न्यूक्लियल कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियल। ठीक है, अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेक्स ऑर्गन्स इज मल्टीन्यूक्लिएटेड। आपसे पूछता है क्वेश्चन क्या कि चारा जो होता है, चारा का सेक्स ऑर्गन मल्टीन्यूक्लिएट होता है या सिंगल होता है? तो ये मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है और कवर्ड बाय जैकेट। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का मर्चेंटिया, जिसमें ब्रायोफाइटा के बारे में बात किए थे। डायसियस प्लांट, जो डायसियस प्लांट क्या होता है? मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन डिफरेंट फ्लावर। ठीक है, तो मेल सेक्स ऑर्गन को कह दिए यहां पे भी एंथेरेडियम और इसको कह दिए आर्कीगोनियम। क्या कह दिए हैं? आर्कीगोनियम। फिर से एक बार रिपीट करते हैं इस टॉपिक को, क्या कि जब भी हम लोग किसी फ्लावर के बारे में बात करेंगे तो फ्लावर या तो यूनिसेक्सुअल होगा या तो बाइसेक्सुअल होगा। सर यूनिसेक्सुअल कहने का मतलब क्या होता है और बाइसेक्सुअल कहने का मतलब क्या होता है? यूनिसेक्सुअल कहने का मतलब होता है किसी एक फ्लावर में या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। मतलब क्या, ये 2 फ्लावर है, इसमें अगर मेल रहा तो इसमें फीमेल रहेगा, इसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं और ये डायसियस फ्लावर भी कहलाता है। नेक्स्ट आता है बाइसेक्सुअल प्लांट, जिसको मोनोसियस प्लांट कहते हैं। अगर ये फ्लावर है तो इसी में मेल भी होगा और इसी में फीमेल भी होगा।
ऐसे प्लांट को मोनोसियस प्लांट कहते हैं। अब समझिए बात को, इन चारा ये मेल सेक्स ऑर्गन को एंथेरिडियम कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को ऊगोनियम कहते हैं। और मर्चेंटिया में क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन को एंथेरिडियम कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्कीगोनियम कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक हम लोग का बात समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है गैमेट का ट्रांसफर, गैमेट ट्रांसफर। तो अब देखिए गैमेट ट्रांसफर क्या होता है। गैमेट ट्रांसफर क्या होता है कि जब कोई गैमेट्स बना तो वो फर्टिलाइजेशन के लिए, मतलब दूसरा स्टेप पहुंचने के लिए, दूसरा इवेंट को अटेंड करने के लिए उसको एक दूसरे से मिलना होगा। जब मिलना होगा उसी को कहते हैं, जब मिलना होगा बाद में, जब वहां पहुंचेगा तब तो मिलेगा। तो पहुंचने के प्रोसेस को कहते हैं गैमेट का ट्रांसफर होना, गैमेट का ट्रांसफर होना। तो एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में क्या होता है कि वाटर इज द मीडियम फॉर द गैमेट ट्रांसफर। क्या होता है समझिए बात को फिर से, ये जो गैमेट होगा ये गैमेट मोटाइल नहीं होता है। किसी किसी केस में मोटाइल होता है, किसी किसी केस में मोटाइल नहीं होता है। मोटाइल मतलब चलने योग्य, चल सकता है, ठीक है, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकता है। तो यहां पे बात कर रहा है क्या कि सर जब गैमेट ट्रांसफर करना हो तो क्या करेंगे, तो वाटर के मीडियम से क्या होगा, वो गैमेट मेल गैमेट्स अपने फीमेल गैमेट्स के पास पहुंचने के लिए वो एक मीडियम अपनाएगा। वो मीडियम को कहते हैं गैमेट ट्रांसफर बाय वाटर। और इस केस में होता है एल्गी में, ब्रायोफाइटा में और टेरिडोफाइटा में। लेकिन कुछ कुछ हायर प्लांट्स में क्या होता है, हायर प्लांट्स में मेल और फीमेल दोनों में से कोई भी क्या होता है, मोटाइल नहीं होता है। तो इन हायर प्लांट्स, सीड वाले प्लांट में क्या होता है, मेल एंड फीमेल बोथ आर नॉन मोटाइल। तो सर इसमें पहुंचाएगा कौन, तो फीमेल एक ही जगह रहेगी, फीमेल कहीं नहीं जाएगी। अब मेल गैमेट्स क्या होगा, पोलन ग्रेन आर द कैरियर फॉर द पोलन ग्रेन आर द कैरियर फॉर द मेल गैमेट्स एंड प्रोसेस कॉल्ड पॉलिनेशन। तब यहां पे हो जाएगा पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन यहां पे जब प्लांट का केस में बात कर रहे हैं, ठीक है, और प्लांट के केस में क्या कहलाता है, ये पॉलिनेशन स्पेशल केस, या फिर एनिमल्स में कह सकते हैं गैमेट का ट्रांसफर होना। तो गैमेट का ट्रांसफर किससे हो रहा है, पोलन ग्रेन से। किससे हो रहा है, पोलन ग्रेन से। और सिर्फ ये चीज प्लांट में ही होता है, दूसरे जगह नहीं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, पॉलिनेशन कहते हैं। एक बार देख लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। चलिए ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोले पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन जो होता है वो दो तरह से होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन। एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसको हम लोग डिटेल्स में 11th में ही पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े तो इस पर एक वीडियो अलग से बना देंगे। अभी टॉपिक से डाइवर्ट ना हो जाए, क्योंकि हम लोग का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है, इस पर बात करने के लिए टॉपिक में बने रहना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो दूसरा इवेंट था फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन क्यों होगा सर, पॉलिनेशन हो गया। पॉलिनेशन मतलब एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर आके चिपक गया। अब यहां पे होगा फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसको सिनगेमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनगेमी भी कहते हैं। तो सिनगेमी क्या हो गया, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड सिनगेमी, या फिर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब समझिए फर्टिलाइजेशन, ऑर्गेनिज्म इन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में जो हम लोग मेन एम था कि रिप्रोडक्शन करवाना, मतलब फर्टिलाइजेशन करवाना और जायगोट बना करके किसी इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होना। तो यहां से हम लोग का समझ गया कि सर जब फर्टिलाइजेशन होगा तो दो तरह का फर्टिलाइजेशन होगा, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब क्या कि जब मेल बॉडी भी और फीमेल बॉडी भी दोनों अपना क्या करेगा, गैमेट्स को अपने बॉडी से बाहर किसी इन्वायरमेंट में या फिर उसके हैबिटेट वाला फैक्टर में रिलीज करेगा और वहां पे जाके सिनगेमी होगा, तब उस फैक्टर को क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और ये चीज स्टारफिश में और फ्रॉग में भी देखा जाता है और मैक्सिमम फिशेस में भी देखा जाता है। तो समझिए बात को क्या कि फ्रॉग में भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जो कि अपना मेल गैमेट्स भी डिस्चार्ज करता है वाटर में,
और फीमेल गैमेट्स भी डिस्चार्ज करती है वाटर में। तो इस इवेंट्स को क्या कहते हैं, मतलब इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और उसी तरह इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है क्या, कि जब मेल और गैमेट्स अपने बॉडी में ट्रांसफर हो करके जब फर्टिलाइजेशन हो तो क्या हो जाएगा, मेल इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और इसका एग्जांपल बहुत सारा है जो कि बर्ड और ह्यूमन को एक एग्जांपल ले सकते हैं। नेक्स्ट इवेंट आता है हम लोग का पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जो कि मेरा लास्ट टॉपिक होगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब देखिए फर्टिलाइजेशन हुआ मतलब सिनगेमी होने के बाद रिजल्ट बना, उसका नाम हुआ जायगोट। क्या बना, वो जायगोट बन गया। क्या बन गया, जायगोट बन गया। अब जायगोट को क्या बनेगा, जायगोट बना कब, फर्टिलाइजेशन के बाद। अब ये जायगोट पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहला जाएगा, मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का ये जायगोट के बाद इम्ब्रियो बनेगा और फिर सेल डिवीजन के बाद इंडिविजुअल बनेगा, जो कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में टॉपिक को वेरीफाई करता है कि सर यहाँ पे आप बता रहे थे कि किसी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना वो रिप्रोडक्शन से ही हो सकता है। उसमें दो तरह का रिप्रोडक्शन, पहला असेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन इवेंट्स देखे थे, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन अभी पढ़े जिसमें कि इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हुआ। इस टॉपिक में इतना ही है। इससे पहले हम लोग मोरल ऑफ द स्टोरी हम लोग बात कर लेते हैं कि सर इस टॉपिक में पढ़े टोटल क्या हम लोग। तो सबसे पहले पढ़े क्या कि किसी ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन में जब कहां पे गैमेट्स का बनना और गैमेट का ट्रांसफर होना, फ्यूजन होना, उस प्रोसेस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और ये वेरी करता है, मतलब कि वेरिएशन लाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म को सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए एक सर्टेन स्टेज होना चाहिए और सर्टेन एज होना चाहिए। और इस एज के लिए पूरे लाइफ साइकिल को, ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल को तीन कैटेगरी में बांटा। पहला नंबर को बोला जुवेनाइल फेज, दूसरा नंबर को रिप्रोडक्टिव फेज और तीसरा नंबर को सेनेसेंट फेज। जुवेनाइल फेज में बॉडी का ग्रोथ हुआ, रिप्रोडक्टिव फेज में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ग्रोथ हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, और सेनेसेंट फेज में रिप्रोडक्शन का क्लोज होना। नेक्स्ट हम लोग पढ़े कि ये जो सर रिप्रोडक्टिव स्टेज है, जनरली हम लोग रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो रिप्रोडक्शन पे ही फोकस रहा है एनसीईआरटी का या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तब हम लोग बात करते हैं कि इवेंट कितने हैं सर फर्टिलाइजेशन के, मतलब रिप्रोडक्शन के। तो यहाँ पे सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब देखिए यहाँ पे कि प्री फर्टिलाइजेशन में हम लोग पढ़े कि गैमेट का बनना होता है और गैमेट का ट्रांसफर होता है। गैमेट का बनना इससे पहले वाला में अभी लिखे हुए थे। उसके बाद गैमेट का बनने के बाद गैमेट का ट्रांसफर हुआ। गैमेट का ट्रांसफर जब गैमेट का फ्यूजन हुआ तो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और उसी का फ्यूजन के लिए उसको कहते हैं सिनगेमी। और सिनगेमी होने के बाद क्या बन जाता है, सेल डिवाइड करके एक जायगोट बन जाता है। और जायगोट बनने के बाद क्या हो जाता है, इम्ब्रियो बन जाता है। और इम्ब्रियो जब जायगोट बन गया तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हो जाता है। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, इम्ब्रियो और फिर इंडिविजुअल। ये गोल था किसका, रिप्रोडक्टिव और इन ऑर्गेनिज्म का, कि एक ऑर्गेनिज्म को बनाना है। इस तरह से आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। और ये एक डेमो वीडियो है ऑफलाइन क्लासेस का। अगर आपको ऑफलाइन क्लास लेना है पर्सनल गाइडेंस में तो आप इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कॉल करके आप क्लास को अटेंड कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।